हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स वेयर नॉलेज फ्लोज एंड आइडिया ग्रोज। मैं हूं आपका सोशल साइंस एजुकेटर और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 7th एनसीईआरटी को। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर 6 को डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर 6 के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। हम इससे रिलेटेड एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो इस आई बटन पर क्लिक कर आप उस लेक्चर को जरूर देख लें। आज इस लेक्चर में हम करने वाले हैं चैप्टर 6 को खत्म। आज हम करेंगे वन शॉर्ट रिवीजन, एक फाइनल रिवीजन करेंगे चैप्टर 6 का और इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, एंड करेंगे। तो चलिए आज हम पूरे चैप्टर को समझते हैं कि चैप्टर 6 के अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। देखो, सबसे पहले हमने शुरुआत की थी मौर्यन एम्पायर के साथ। हमने देखा कि कैसे इंडिया में मौर्यन एम्पायर बनता है, अभी तक का सबसे बड़ा एम्पायर बनता है, जिसकी बाउंड्रीज अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को कवर करती थी। और इंडिया के कुछ पार्ट्स को अगर हम छोड़ दें तो लगभग पूरा इंडिया भी कौन रूल कर रहा था, मौर्याज रूल कर रहे थे। ठीक है, लेकिन फिर होता क्या है, अशोका के बाद मौर्यन एम्पायर टूट जाता है, बिखर जाता है। ठीक है, उसके जो रूलर्स होते हैं उतने पावरफुल नहीं होते हैं। अब क्या होगा, इंडिया में छोटी छोटी अलग अलग डायनेस्टीज ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी वो डायनेस्टीज हमें यहां पर देखने को मिलेंगी। देखो, मैं एक छोटा सा मैप इंडिया का बनाकर आपको दिखाता हूं। ठीक है, ये इंडिया का मैप है। आप बोलेंगे सर ये कैसा इंडिया, देखो ऐसा इंडिया आपको मानना है। लेट्स अज्यूम दिस इज इंडिया। ठीक है, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे कि हाँ सर ये इंडिया का मैप हमें समझ में आ रहा है। ये हमें जम्मू कश्मीर है, ये गुजरात है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, ये बाकी का जो इंडिया वाला जो पार्ट है ना, ये वो है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम यहां पर क्या हुआ। पूरे इस रीजन में कौन रूल कर रहा है, मौर्याज रूल कर रहे हैं। मौर्याज के जाने के बाद जो आज का मॉडर्न डे हम बात करें, अगर यूपी बिहार वाला रीजन है, वहां पर कौन आएगा, शुंग डायनेस्टी आ जाती है। शुंग डायनेस्टी के नीचे जो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, यहां पर सतवाहनाज आ जाते हैं। जो उड़ीसा वाला एरिया है, यहां पर कौन आते हैं, छेदीज आ जाते हैं। और साउथ में अगर आप आएंगे तो आपको यहां पर तीन बड़ी बड़ी किंगडम्स देखने को मिलेंगी। एक का नाम है चेरा, दूसरे का नाम है चोला, और इसके एकदम साउथ में हमें क्या देखने को मिलते हैं, पांड्यास देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्या देखा हमने भाई, मौर्यास खत्म हो चुके हैं। मौर्यास के खत्म होने के बाद छोटी छोटी किंगडम्स देखने को मिल रही हैं। कौन कहां पर रूल कर रहा है, तो यूपी बिहार वाले रीजन में शुंग डायनेस्टी, उसके नीचे साउथ में आपका महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश वाले रीजन में सतवाहनास, और नीचे आओगे तो जो उड़ीसा वाला रीजन है वहां पर रूल कर रहे हैं कौन, छेदीस। और नीचे आओगे तो आपको देखने को क्या मिलेंगे, साउथ की साइड में तीन बड़ी बड़ी किंगडम्स हैं, चोलास, पांड्यास, चेरास। ठीक है, इस वाले रीजन में आप आओगे तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले आते हैं इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक को हटाकर फिर आ जाते हैं शाकाज, और फिर शाकाज को हटाकर कौन आ जाते हैं, कुशान्स। तो इतने अलग अलग किंगडम हमें इस एरिया के अंदर देखने को मिलती है। इस चैप्टर के अंदर हमें इन सारी किंगडम्स के बारे में ही पढ़ना है। तो चलिए हमारे लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम क्या देखते हैं, डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर देखते हैं। देखो, जो मौर्यास के सक्सेसर हुआ करते थे, यानी कि जो अशोका के सक्सेसर हुआ करते थे, वो कैसे थे, वीक थे, कमजोर थे। वो उस पूरे एम्पायर को संभाल नहीं पाए और मौर्यन एम्पायर क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। कैसे एंड होता है, तो देखो, जो लास्ट मौर्यन रूलर हुआ करते थे, जो आखिरी मौर्य सम्राट हुआ करते थे, उनके ही आर्मी में एक व्यक्ति काम करता था जिसका नाम था पुष्पमित्र शुंग। पुष्पमित्र शुंग क्या करता है, जाता है और आखिरी मौर्यन एम्पायर के पेट में चाकू मार देता है, जिससे क्या होता है, लास्ट मौर्यन एम्पायर की डेथ हो जाती है, एम्परर की डेथ हो जाती है, और पुष्पमित्र शुंग जो हैं वो क्या बनते हैं, अगले किंग बनते हैं। तो पुष्पमित्र शुंग शुरुआत करते हैं शुंग डायनेस्टी की। ठीक है, किस डायनेस्टी की ये शुरुआत करते हैं, शुंग डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं। कब करते हैं, 185 बीसी के अंदर शुरू करते हैं। ठीक है, चलो
इस पूरे दौर को हम क्या कहते हैं, एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मौर्यास के बाद सारी जो इंडियन एम्पायर जो वो टूट जाएगा, बार बार टूटेगा, फिर नया एम्पायर्स बनेंगे, फिर टूटेंगे, फिर बनेंगे, तो बार बार हमें यहां पर क्या देखने को मिलेगा, रीऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। कोई चीज बिखर रही है फिर बन रही है, बिखर रही है फिर बन रही है, तो अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर रही है, ये हमें यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी हमने क्या डिस्कस किया, बहुत सारी अलग अलग पावर्स के बारे में डिस्कस किया कि मौर्यास के जाने के बाद अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पावर्स आ जाएंगी। इन सारी ताकतों के बीच में आपस में क्या होंगी, वॉर्स होंगी, लड़ाइयां होंगी। ठीक है, कन्फ्लिक्ट होगा। इसके अलावा हमें देखने को मिलेगा इस टाइम पर बहुत सारा आर्ट, लिटरेचर और कल्चर क्या करेगा, वो एक्सपांड होगा। ठीक है, कैसे होगा आने वाले लेक्चर में अभी अपन देखेंगे। चलो, सबसे पहले बात करते हैं सुंग डायनेस्टी की। इसको कौन स्टैब्लिश करता है? पुष्यमित्र सुंग। आखिरी मौर्यन एम्परर को हराकर वो क्या करते हैं, अपने आप की डायनेस्टी बनाते हैं, वो अगले राजा बन जाते हैं। अब पुष्यमित्र सुंग जो हुआ करते थे, ये कैसे थे? ये एक हिंदू रूलर थे। ये कैसे हुआ करते थे? एक हिंदू रूलर हुआ करते थे। और इन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो वैदिक रिचुअल्स हुआ करते थे, मतलब कि वो सारी पूजा पाठ की चीजें जो वेद वगैरह में मेंशन है, उनको ये लोग करवाते हैं। ठीक है, एक यज्ञ ये करवाते हैं जिस यज्ञ का नाम है अश्वमेघ यज्ञ। क्या होता है अश्वमेघ यज्ञ में? तो अश्वमेघ यज्ञ में क्या किया जाता है, एक घोड़े को लिया जाता है। देखो ये एक हॉर्स है, ठीक है, एक हॉर्स लिया जाता है और इस हॉर्स को क्या कर दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब ये हॉर्स क्या करेगा, अलग अलग रीजन के अंदर जाएगा और जिस भी रीजन से ये हॉर्स गुजरेगा बिना रुके हुए, वो रीजन जो होगा वो किसका हो जाएगा, इस राजा का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कभी किसी किंग ने क्या किया, दूसरे किसी किंग ने क्या किया, उस घोड़े को रोक लिया, तो फिर क्या होगा, इस अश्वमेघ घोड़े का, इस यज्ञ को करवाने वाले राजा के साथ उसकी लड़ाई होगी। ठीक है, फिर जो हारेगा जीतेगा उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये यज्ञ कौन करवाता है, पुष्यमित्र शुंग करवाते हैं। ये क्या है, एक प्रकार का वैदिक रिचुअल्स हुआ करता था। और ये क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदू जो पूजा पाठ वगैरह या फिर हिंदू ट्रेडिशन है उनको फेवर कर रहे हैं, जबकि ये दूसरे रिलीजन को भी क्या करते हैं, उतनी ही रिस्पेक्ट शो करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस टाइम पीरियड पर क्या होता है, संस्कृत लैंग्वेज का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, संस्कृत जो होती है वो क्या बन जाती है, एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बन जाती है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि अशोका के टाइम पर प्राकृत लैंग्वेज हुआ करती थी। प्राकृत एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज अशोका के टाइम पर हुआ करती थी और जितने भी इंस्क्रिप्शंस थे उन सब पर क्या लिखा हुआ था, प्राकृत भाषा में ही लिखा हुआ था। पुष्यमित्र शुंग के टाइम पर संस्कृत जो होती है वो एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बन जाती है। संस्कृत लैंग्वेज में ही क्या होता है, योगा सूत्रा को कंपाइल किया जाता है और लिटरेचर एंड रिलीजियस टेक्स्ट इस टाइम पर क्या होते हैं, फ्लरिश होते हैं। ठीक है, चलो फिर अगली डायनेस्टी को हम डिस्कस करते हैं जिसका क्या नाम है, सतवाहनास। सतवाहनास कहां पर रूल कर रहे हैं, तो देखो मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद सतवाहनास महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश वाला जो हिस्सा होता है उसके ऊपर रूल करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये अपनी कैपिटल बनाते हैं अमरावती में और प्रतिष्ठाना जो कि पैथान के नाम से भी जाना जाता है, यहां पर ये क्या बनाते हैं, अपनी कैपिटल सिटीज एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र वाले रीजन में ये लोग रूल कर रहे हैं। इस टाइम पर, सतवाहनास के टाइम पर क्या होता है, मैरीटाइम ट्रेड होता है। मतलब कि सतवाहनास कहां पर है भाई, ये जो साउथ वाला हिस्सा है, यहां पे जो महाराष्ट्र वाला हिस्सा है, जो आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा है, यहां पर ये लोग राज कर रहे हैं। अब यहीं से ये लोग क्या करते हैं, शिप्स और बोट्स के थ्रू जो फॉरेन कंट्रीज हुआ करती हैं उन कंट्रीज के साथ ये ट्रेड किया करते थे। ठीक है, तो ये बताता है कि उस टाइम पर हमारा जो मैरीटाइम हुआ करता था वो कितना स्ट्रांग था। रोमन एम्पायर्स के साथ भी हमने क्या किए हैं, ट्रेड किए हैं। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट अगला सतवाहनास के बारे में अगर हम देखें तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स फ्लो करती हैं इस क्षेत्र में, जिनका नाम है कृष्णा और गोदावरी रिवर। ये कृष्णा और गोदावरी रिवर के कारण इस एरिया में फर्टाइल लैंड भी हुआ करती थी और पानी की अवेलेबिलिटी होने के कारण यहां पर एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा था। तो देखो ट्रेड हो रहा है दूसरी कंट्रीज के साथ, यहां पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब सतवाहनास की जो इकोनॉमी हुआ करती थी वो क्या थी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी।
ठीक है। तो इकोनॉमी भी इनकी क्या थी, बहुत मजबूत हो गई थी। ये लोग क्या किया करते थे, बुद्धिज्म को भी सपोर्ट करते थे, जैनिज्म को भी सपोर्ट करते थे, और वैदिक प्रैक्टिसेस यानी कि हिंदुज्म को भी सपोर्ट करते थे। ये दिखाता है कि सतवाना जो रूलर है वो क्या है, रिलीजियस टॉलरेंट हुआ करते थे। ठीक है। अगला, सतवानाज में हमें एक फीचर देखने को मिलता है, जो सतवाना रूलर हुआ करते थे ये अपनी मदर के नाम को अपने नाम के आगे लगाते थे। जैसे कि सतवाना के एक रूलर हैं जिनका नाम है सतकर्णी, एक राजा हुआ करते थे। सतकर्णी अपनी मां का नाम गौतमी पुत्र सतकर्णी, अपना पूरा नाम ये क्या बताते हैं, माय नेम इज गौतमी पुत्र सतकर्णी। सिर्फ ऐसा नहीं बताते कि सतकर्णी, ठीक है, ये अपनी मदर का नाम भी बताते हैं। ये क्या बताता है, ये बताता है कि उस समय की जो सोसाइटी हुआ करती थी वो वुमेन्स की रिस्पेक्ट करती थी। अपनी मदर का नाम ये लोग अपने नाम के पहले लगाते हैं। ये भी बताता है ये कि इनकी जो मदर हुआ करती थी गौतमी, वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल महिला हुआ करती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट अगली डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि है हमारी छेदी डायनेस्टी। ये मैप आप देखिए, इस मैप में आप देखेंगे ये वाला जो पूरा एरिया है ना, जो हमारा स्पेशली ईस्टर्न कोस्ट वाला जो हिस्सा है, उस हिस्से के ऊपर कौन राज कर रहा है, तो छेदी डायनेस्टी उस हिस्से के ऊपर राज कर रही है। छेदी डायनेस्टी क्या करती है, रोज करती है आफ्टर मौर्यन एम्पायर। जब मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हो जाता है तो जो कलिंग एरिया होता है जिसको कौन जीत लेता है, अशोका जीत लेता है, उस एरिया में कौन, छेदी डायनेस्टी आ जाती है। ठीक है, यहां के एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा हुए हैं जिनका नाम हुआ करता था खारावेला। खारावेला इस डायनेस्टी के एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हुए हैं। इवन दो वो किसको फॉलो करते थे, जैन रिलीजन को फॉलो करते थे। ठीक है, लेकिन वो बाकी के सारे धर्मों की भी बराबर इज्जत किया करते थे। तो ये भी कैसे थे, रिलीजियस टॉलरेंट हुआ करते थे। खारावेला ने क्या किया है, उदयगिरी और खांदागिरी में क्या बनवाई है, केव्स वगैरह बनवाई हैं, और हाथी गुम्फा में भी इनका क्या हमें देखने को मिलते हैं, इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं। इन गुफाओं में, केव्स वगैरह में क्या हुआ करता था, जो बुद्धिस्ट मॉन्ग हैं, जो जैन मॉन्ग हुआ करते थे, वो क्या करते थे, यहां पर आकर रेस्ट वगैरह किया करते थे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने रॉक कट आर्किटेक्चर को भी प्रमोट किया है, मतलब कि चट्टानों को काट कर उसके ऊपर जानवरों की आकृतियां उकेरी जाती थी। जैसा एक एलिफेंट की रॉक कट इमेज हमें यहां पर देखने को मिलती है छेदीस के टाइम पीरियड पर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं साउथ की साइड। अभी हमने देख लिया कि इंडिया के नदर्न पार्ट और सदर्न जो सेंट्रल वाला जो पार्ट है उसके ऊपर कौन कौन सी डायनेस्टीज रूल कर रही हैं। अब आ जाते हैं हम साउथ में। साउथ में हम देखेंगे तो हमें साउथ में 3 डायनेस्टीज देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी, एक देखने को मिलेगी चोला, इन्हीं के साइड में हमें देखने को मिलेगी चेरा, और नीचे सबसे नीचे हमें देखने को मिलेगी मदुरई। ठीक है, ये 3 डायनेस्टीज हमें यहां पर देखने को मिलती हैं। ये तीनों जो डायनेस्टीज हुआ करती थी ये इंडिपेंडेंट हुआ करती थी ड्यूरिंग मौर्यन रूल। मतलब अशोका भी इन 3 डायनेस्टीज के ऊपर राज नहीं कर पाता है। ठीक है, या फिर वो करना नहीं चाहता है, वो अलग बात है। हमें ऐसे कोई एविडेंसेस बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलते कि अशोका का इन किंगडम्स के साथ कोई वॉर या फिर बैटल वगैरह होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट रहती है मौर्यंस के टाइम पीरियड पर ये तीनों किंगडम। ठीक है, कब से कब तक, तो देखो 2nd सेंचुरी बीसी से लेके 3rd सेंचुरी सी तक ये किंगडम्स हमें देखने को मिलती हैं। तो एक बहुत लंबे पीरियड तक ये जो राज होते हैं वो लोग क्या करते रहते हैं, राज करते रहते हैं। ठीक है, ये लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, देखो सी बाउंड्रीज हैं, यहां पर सी है, यहां पे चारों तरफ क्या है, इनके ओशियन है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, बोट्स की मदद से दूसरी कंट्रीज के साथ भी क्या करते हैं, ये लोग ट्रेड वगैरह करते हैं। ठीक है, इनका वॉरफेयर वगैरह होते हैं, आपस में दूसरी कंट्रीज के साथ इनकी लड़ाई होती है। इस टाइम पीरियड पर इन तीनों ही किंग्स के द्वारा क्या किया जाता है, संगम लिटरेचर को प्रमोट किया जाता है। अब संगम लिटरेचर क्या होता है, देखो इन एरियाज में कौन रह रहे थे, तो पोएट्स वगैरह रहा करते थे। ठीक है, वो पोएट्स क्या करते थे, अपनी पोइट्री वगैरह लिखा करते थे। उन पोइट्रीज के अंदर वो लोग क्या करते थे, लव, हीरोइज्म और जेनरोसिटी से रिलेटेड कविताएं लिखते थे। ठीक है, किस भाषा में लिखते थे, तो तमिल भाषा में लिखते थे। ठीक है, अब इन सारी पोइट्रीज को क्या कर दिया गया, एक जगह पर कलेक्ट कर दिया गया, उसे हम कहते हैं संगम पीरियड। ठीक है, या फिर संगम लिटरेचर। बात समझ में आई, यहां तक क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं चोलास के बारे में, सेपरेटली हम चोलास को स्टडी करते हैं।
देखो चोलास में एक बहुत इंपॉर्टेंट किंग हुए हैं जिनका नाम है करिकाल। करिकाल चोला इनका पूरा नाम हुआ करता था और बहुत ही ज्यादा ये पावरफुल हुआ करते थे। इन्होंने क्या बनाया है, कल्लानई एक डैम बनाया है, कल्लानई डैम। क्या बनवाया, एक कल्लानई डैम बनवाया, जिसे आज के टाइम पर हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड कैनिकट डैम भी बोलते हैं। ये जो डैम है ना, ये आज भी क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है। इसमें से पानी को यहां पर स्टोर किया जाता है और रिवर के वाटर को डाइवर्ट करने के काम आता है ग्रैंड कैनिकट डैम। ठीक है, इनकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो पुहार हुआ करती थी, जो कि कावेरी पट्टनम, आज का जो कावेरी पट्टनम है या फिर पुहार जिसे हम कहते हैं, वहां पर इनकी कैपिटल हुआ करती थी। किसकी, चोलास की। ऑलराइट, और एक बहुत फेमस स्टोरी है सीलापद्दीकरम। सीलापद्दीकरम में कौन हुआ करती थी, कनागी नाम की एक महिला हुआ करती थी और उनका एक हस्बैंड हुआ करता था जिसका नाम था कोलावन। ठीक है, कोलावन और कनागी जो है वो कहां क्या रहा करते थे, चोलास की टेरिटरीज के अंदर रहा करते थे, यहां पर रहते थे वो। अब होता क्या है, जो कोलावन होता है वो क्या करता है, अपने जितने भी पैसे वगैरह उसके पास जो हुआ करते थे वो एक डांसर के ऊपर खर्च कर देता है। ठीक है, फिर उसको रियलाइज होता है कि यार मुझसे तो गलती होगी, मैंने अपने सारे जितने भी पैसे, दौलत, शोहरत जो कमाई थी वो सब मैंने एक महिला की, एक डांसर के ऊपर खर्च कर दिया। अब वो अपने घर जाता है तो उसकी जो वाइफ होती है कनागी, वो क्या करती है, पहले तो जाके उसको वो सॉरी वगैरह बोलता है, लेकिन फिर कनाली फाइनली क्या करती है, उसको माफ कर देती है। चलो ठीक है, जैसा भी है, तुमने क्या किया, अब तुम वापस से सुधरने वाले रास्ते पर आ चुके हो। तो कनागी उसको कहती है कि चलो हम क्या करते हैं, अब ये जो शहर, इस शहर में नहीं रहते हैं, इस शहर को छोड़ देते हैं और मदुरई चलते हैं। मतलब कि वो चोला को छोड़कर कहां चले जाते हैं, पांड्यास की किंगडम मदुरई में चले जाते हैं। ठीक है, अब मदुरई में जाते हैं, मदुरई में जाकर वो क्या करती है, कनागी अपनी एक जो पायल होती है, ठीक है, एक पायल उसको दे देती है, किसको, कोलावन, अपने हस्बैंड को दे देती है और उसको बोलती है कि जाओ तुम इस पायल की मदद से क्या करो, कोई बिजनेस वगैरह स्टैब्लिश कर लो। ठीक है, या फिर कुछ पैसे वगैरह लेकर आ जाओ इससे, ताकि हम क्या कर सके, अपना घर बार चला सकें। अब कोलावन बाहर जाता है तो बाहर जो लोग होते हैं वो देखते हैं कि कोलावन के पास यार इतनी महंगी पायल क्या कर रही है, ये तो, इसकी हालत तो एकदम फकीरों जैसी है, इसके पास तो इतनी पायल हो ही नहीं सकती, इतनी महंगी पायल। ठीक है, तो जरूर इसने क्या किया होगा, चोरी की होगी। ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको पकड़ा जाता है और उसको ले जाकर किंग के पास ले जाते हैं। कौन सा किंग, पांड्यन किंग, जो पांड्या का जो किंग हुआ करता था उनके पास लेके जाते हैं। और किंग भी बोलता है कि हाँ यार, इतनी महंगी पायल तेरे पास क्या कर रही है। तो उसको क्या करते हैं, उसको सजा दे देते हैं कि इसको एक काम करो, इसने चोरी की है, इसको फांसी पे लटका दो, और कोलावन की डेथ हो जाती है। ये बात पता चलती है कोलावन की वाइफ को, कनागी को, और कनागी को जब ये बात पता चलती है तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि यार तुमने मेरे निर्दोष पति को फांसी पे लटका दिया। वो जाती है किसके पास, किंग के पास जाती है और किंग को दिखाती है कि देखो इस पायल का दूसरा हिस्सा मेरे पास है, ये जो पायल थी वो मेरी ही पायल थी और मैंने अपने हस्बैंड को दी थी। तुमने क्या किया है, तुमने एक बहुत गलत काम किया, एक निर्दोष आदमी को फांसी पे चढ़ा दिया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा ये जो कैपिटल है ना मदुरई, ये पूरी तरह आग में झुलस जाएगा, जल जाएगा ये। और वहां के जो राजा होते हैं वो इतने ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि यार ये मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया, मेरी वजह से एक निर्दोष आदमी को क्या हो गई, सजा हो गई और उसकी मौत हो गई। वो शौक में चले जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। कनागी जो होती है वो अब मदुरई को छोड़कर कहां चली जाती हैं, चेरा किंगडम में चली जाती हैं। तो वो तीनों एरिया के अंदर घूमती हैं। तो ये स्टोरी हमें चोलास के टाइम पर देखने को मिलती है। फिर हम आते हैं अगली किंगडम चेरा के ऊपर, चेरास को डिस्कस करते हैं। चेरास को क्या कहा जाता था, केरला पुत्र कहा जाता था। ठीक है, ये आज का तमिलनाडु और जो केरला वाला रीजन है उन एरियाज के ऊपर चेरास रूल कर रहे थे। हमें एविडेंसेस देखने को मिलते हैं कि रोम और वेस्ट एशिया के साथ चेरा किंगडम के क्या हुआ करते थे, ट्रेड हुआ करते थे। ठीक है, चेरास यहां से क्या करते थे, बोट्स के थ्रू रोम और हमारा जो वेस्ट एशिया है वहां पर ट्रेड किया करते थे। किन चीजों का ट्रेड ये लोग किया करते थे, तो स्पाइसेस यानी मसाले, टिम्बर लकड़ी, आइवरी और पर्ल्स वगैरह, इन सब का ट्रेड हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पांड्यास के बारे में। तो देखो पांड्यास का कैपिटल हुआ करता था मदुरई। पांड्यास के बारे में जो मैगस्थनीज, मैगस्थनीज कहां से आता है, तो ग्रीक से आता है। ग्रीक से आता है मैगस्थनीज, जो कि कहां पर, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड पर आता है। और वो अपनी एक किताब लिखता है जिसका नाम क्या था, इंडिका।
इस किताब में वो पांड्यास के बारे में बताता है कि भाई इंडिया के साउथ में एक किंगडम हुआ करती थी, जिस किंगडम में कौन राज कर रहे थे? पांड्यास राज कर रहे थे। ठीक है, पांड्यास के पास स्ट्रॉन्ग नेवल पावर हुआ करती थी और इनके ट्रेड टाइज भी हुआ करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अब हमने साउथ को विजिट कर लिया, अब हम वापस से नॉर्थ की साइड आते हैं और नॉर्थ का नॉर्थ वेस्ट हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से के बारे में जानकारी लेते हैं कि भाई इस वाले रीजन में अब क्या चल रहा है। देखो, हम जानते हैं कि जब मौर्यास इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे तो इंडिया एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कंट्रीज हुआ करती थी, और मौर्यास के रूल करने से जस्ट पहले इंडिया में एक इन्वेजन होता है, बाहर से लोग इंडिया के ऊपर अटैक करते हैं, और उस इन्वेजन को करने वाले राजा का नाम था अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर अटैक करता है और यहां पर अटैक कर कर वो क्या करता है? वापस चला जाता है। वो अपने कौन बिठा देता है? यहां पर अपने आदमी को बिठा देता है, एक व्यक्ति को बोलता है कि भाई मेरी जगह पर तुम राज करो, ठीक है, लेकिन पैसा वगैरह बराबर भेजते रहना। ठीक है, तो वो लोग यहां पर रूल कर रहे हैं। अब क्या था, अलेक्जेंडर के जाने के बाद इंडिया में मौर्यन डायनेस्टी आ जाती है, और मौर्यन डायनेस्टी हुआ करती थी बहुत ज्यादा पावरफुल। तो इन ग्रीक्स की हिम्मत नहीं होती है कि इंडिया के अंदर एंटर करें। क्यों एंटर नहीं कर पाते हैं ये इंडिया के अंदर? क्योंकि मौर्यन डायनेस्टी बहुत पावरफुल हुआ करती थी। लेकिन अब क्या हुआ है, जैसे ही मौर्यन डायनेस्टी क्या होती है? डिसइंटीग्रेट होती है, मौर्यन डायनेस्टी का क्या होता है? खत्म होता है। तो अब इनको पता चल जाता है कि यार अब कोई पावरफुल व्यक्ति बचा नहीं है इंडिया के अंदर, अब हम क्या कर सकते हैं? इंडिया के अंदर इन्वेट कर सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? इंडिया के अंदर आते हैं और अपना एक अलग किंगडम बना लेते हैं। ठीक है, इंडिया के ऊपर अटैक करते हैं, यहां पर आकर इस राज को अपना हिस्सा बना लेते हैं। उन्हीं में से एक हुआ करते थे इंडो ग्रीक्स। क्या नाम था? इंडो ग्रीक्स। ठीक है, ये कौन थे? तो अलेक्जेंडर जिनको छोड़ के गया था ना, उन्हीं वही वाले लोग हुआ करते थे। ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट को, यानी कि जो इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, जहां पे दिल्ली, राजस्थान, पंजाब वाले जो हिस्से आते हैं, और उस टाइम पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी इंडिया का हिस्सा हुआ करते थे। तो इन सारे हिस्सों के ऊपर कौन राज करता है? इंडो ग्रीक राज करते हैं। ठीक है, इंडो ग्रीक जो हुआ करते थे, इवन दो ये बाहर से आते हैं, बाहर से आकर इंडिया के ऊपर राज कर रहे थे, लेकिन इन्हें इंडिया का कल्चर इतना ज्यादा पसंद आता है कि ये इंडिया के ही कल्चर में रच बस जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? इंडिया के कल्चर के साथ ब्लेंड हो जाते हैं। और इसके हमें एग्जाम्पल भी देखने को मिलते हैं कि कैसे जो ग्रीक्स हैं वो इंडिया के कल्चर के साथ ब्लेंड हो गए। सबसे पहले हमें हीलियोडोलस पिलर देखने को मिलता है। हीलियोडोलस एक ग्रीक एम्बेसडर हुआ करते थे। वो क्या करते हैं? इंडिया आते हैं और इंडिया के विदिशा में, इंडिया में विदिशा जो कि मध्य प्रदेश में है, उस विदिशा में एक अपना पिलर बनाते हैं। इस पिलर को क्या कहा जाता है? हीलियोडोलस पिलर कहा जाता है। इस पिलर पर वो लिखते हैं, कुछ बातें लिखवाते हैं। क्या बातें वो लिखवाते हैं? तो वो यहां पर वासुदेव कृष्ण के बारे में लिखते हैं कि वासुदेव कृष्ण जो हैं वो गॉड ऑफ गॉड है, देवों के देवता हैं। कौन? वासुदेव कृष्ण। तो ये बात बताता है कि कैसे हीलियोडोलस जो कि ग्रीक है, लेकिन वो इंडिया के कल्चर को क्या कर रहा है? अप्रिशिएट कर रहा है और उसको एक्सेप्ट कर रहा है। फिर इंडो ग्रीक्स क्या करते हैं? कुछ कॉइन्स वगैरह भी इशू करते हैं, और उन कॉइन्स के ऊपर भी जो इंडिया के देवी देवता हुआ करते थे, लक्ष्मी जी, दूसरे जो देवी देवता हुआ करते थे, उनकी इमेजेस वगैरह हमें यहां पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए फिर क्या होता है? अब यहां पर कौन रूल कर रहे हैं? इंडो ग्रीक्स रूल कर रहे हैं। एक ट्राइब कहां से आती है? सेंट्रल एशिया से एक ट्राइब आती है और आकर अटैक करती है किसके ऊपर? इंडो ग्रीक्स के ऊपर। इनकी लड़ाई होती है इंडो ग्रीक्स के साथ, और वो जो ट्राइब आकर अटैक करती है उसका क्या नाम था? शाकाज। शाकाज अटैक करते हैं इंडो ग्रीक्स के ऊपर, और अटैक करने के बाद इनको क्या करते हैं? वो हरा देते हैं, यहां से हटा देते हैं, और फाइनली शाकाज क्या बन जाते हैं? इस क्षेत्र के नए राजा बन जाते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट पर अब किसका राज हो चुका है? अब शाकाज का राज हो चुका है। इन्हें इंडो सीथियंस भी कहा जाता है। ये देखो, अब ये जो इंडो सीथियंस हैं वो इस पूरे एरिया को, इन लोगों के अंडर में ये आ चुका है। ठीक है, तो ये 2nd BC से लेके 5th सेंचुरी सी तक रूल करते हैं, राज करते हैं यहां पर। इनके टाइम पर हमें क्या देखने को मिलता है? शाका संवत कैलेंडर देखने को मिलता है, जो कि 78 AD में बनता है। 78 AD में ये
कैलेंडर बनता है। ठीक है, इस कैलेंडर को इंडियन नेशनल कैलेंडर भी बताया गया है। 1957 में इसको इंडियन नेशनल कैलेंडर के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, ये कैलेंडर कैसा है, तो जो आपने जो हिंदू कैलेंडर के बारे में सुना है, चैत्र, वैशाख, सावन, ये जो महीनों के नाम होते हैं, ये किस कैलेंडर के अंदर आते हैं, तो ये शाका संवत कैलेंडर के अंदर ही आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने शाकास के बारे में सुना। अब शाकास जो होते हैं, शाकास के ऊपर अटैक कर देते हैं कौन, कुषाण। मतलब शाकास अपने बढ़िया यहां पर अच्छे खा पी रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, ऊपर से कौन आ जाते हैं, कुषाण आ जाते हैं और वो इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ठीक है, अब इनके बीच में क्या होती है, शाकास और कुषाण के बीच में लड़ाई होती है, बैटल होती है। इस बैटल में कौन जीत जाता है, कुषाण जीत जाते हैं। कुषाण जीत जाते हैं तो वो शाकास को यहां से हटा देते हैं और अपना खुद का राज यहां पर वो लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं कुषाण के बारे में। तो कुषाण कौन हुआ करते थे, ये सेंट्रल एशिया से आते हैं, सेंट्रल एशिया से इंडिया आते हैं और इतने बड़े राज के ऊपर, देखो कुषाण का जो रूल हुआ करता था ना, वो इंडिया से लेकर सेंट्रल एशिया, आज का जो उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह है, उस पूरे एरिया पर कुषाण का रूल हुआ करता था। तो ये कुषाण एम्पायर बनाते हैं। ठीक है, इतना बड़ा इनका रूल हुआ करता था, सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्थ इंडिया तक ये रूल कर रहे थे। इनके एक बहुत फेमस किंग हुए हैं जिनका नाम है कनिष्क। ठीक है, कनिष्क ने क्या किया है, आर्ट और कल्चर और बुद्धिज्म इसको स्प्रेड करने का काम किया है। ठीक है, कनिष्क ने एक टाइटल लिया था, मतलब अपने आप को जब ये लोगों से इंट्रोड्यूस करवाते थे तो कैसे करवाते थे, महाराजा राजाधिराज, महाराजा राजाधिराज, देवपुत्र कनिष्क। ठीक है, मतलब मैं कौन हूं, मैं महाराजा हूं, राजाओं का राजा हूं। ठीक है, और कौन हूं, देवपुत्र हूं, मतलब कि गॉड ऑफ सन, भगवान का कौन हूं, मैं बेटा हूं, मेरा नाम क्या है, कनिष्क है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कंट्रोल्ड सिल्क रूट, कनिष्क जो थे उन्होंने क्या किया, सिल्क रूट के ऊपर कंट्रोल करा। एक रास्ता हुआ करता था जिस रास्ते से चाइना से एक रास्ता निकलता था जो इंडिया होते होते रोम तक जाता था। कहां तक जाता था, रोम तक जाता था। इस रास्ते पर किस चीज को, सिल्क वगैरह को लेकर जाते थे, चाइना से सिल्क को ट्रांसपोर्ट करते थे, कहां तक, रोम तक। तो इसी रास्ते का नाम क्या रख दिया गया, सिल्क रूट रख दिया गया। इस रास्ते के ऊपर किसका कंट्रोल है, देखो कुषाण एम्पायर का कंट्रोल है, कनिष्क का कंट्रोल है। ठीक है, तो इस रास्ते के ऊपर कंट्रोल होने से कनिष्क एम्पायर के टाइम पर जो ट्रेड था उसका भी क्या होता है, बहुत ज्यादा बूस्ट होता है, ट्रेड भी बूस्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कनिष्क के टाइम पर हमें क्या देखने को मिलता है, गांधारा स्टाइल देखने को मिलता है। मतलब कनिष्क के टाइम पर बुद्धा की जो मूर्तियां बनती थी, उस मूर्ति को बनाने की एक टेक्निक डेवलप होती है। और किस रीजन में होती है, गांधार रीजन, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पंजाब वाला जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में डेवलप होती है। इसीलिए इस पूरी स्टाइल को हम क्या कहते हैं, गांधारा स्टाइल ऑफ आर्ट कहते हैं। तो गांधारा स्टाइल ऑफ आर्ट में क्या विशेषताएं हुआ करती थी, उन विशेषताओं को देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये वेस्टर्न पंजाब वाले क्षेत्र में, ठीक है, वहां पर ये ओरिजिनेट होती हैं। जो गांधारा स्टाइल हुआ करता था वो एक मिक्सचर हुआ करता था, ब्लेंड हुआ करता था ग्रीक, रोमन और इंडियन स्टाइल का। तीनों स्टाइल को फ्यूज कर कर क्या बनता है, गांधारा स्टाइल बनता है। मतलब कि गांधारा स्टाइल में आपको ग्रीक टाइप की जो स्कल्पचर्स होता है वो देखने को मिलेगा, रोम टाइप का जो आर्ट होता है वो भी देखने को मिलेगा, और इंडियन आर्ट तो देखने को मिलेगा ही। ठीक है, गांधारा स्टाइल में जिस पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था वो हुआ करता था ग्रे ब्लैक पत्थर, है ना, जो थोड़ा व्हाइटिश टाइप का, इस प्रकार का जो पत्थर हुआ करता था उसका यूज यहां पर होता था। गांधारा स्टाइल में बुद्धा की इमेज बनाई जाती थी जिसके अंदर फ्लावरिंग रोप्स हुआ करती थी। गांधारा स्टाइल में कौन सी डायटी की इमेज बनाई जाती थी, तो बुद्धा की इमेज बनाई जाती थी, और बुद्धा को एज अ स्टैंडिंग पोजीशन, खड़ी हुई पोजीशन में दिखाया जाता था। ठीक है, और उनको एक रोब लटकाए, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, एक जो जैसे शॉल वगैरह होती है ना, शॉल वगैरह ओढ़े हुए हैं, इस प्रकार से उनको डिपिक्ट किया जाता था। फिर आते हैं हम कौन सी, मथुरा स्टाइल में। अब देखो गांधारा में गांधारा स्टाइल चल रही है, इंडिया के अंदर मथुरा में मथुरा स्टाइल की क्या बन रही है, मूर्तियां बन रही हैं। ठीक है, तो इसका ओरिजिनेशन कहां से होता है, मथुरा में होता है। वो तीनों कल्चर से इन्फ्लुएंस थी, रोम, ग्रीक और इंडियन। लेकिन जो मथुरा स्टाइल है ये किस कल्चर से इन्फ्लुएंस है, यहां पर आपको फुल्ली इंडियन कल्चर देखने को मिलेगा।
पूरी तरह से इंडियन कल्चर यहां पर देखने को मिलेगा। इसमें आपको कुबेर, लक्ष्मी, शिव, बुद्ध और यक्ष की जो मूर्तियां हैं वो देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसमें जिस पत्थर का इस्तेमाल किया गया है वो कौन सा है? रेड सैंडस्टोन पत्थर है। लाल कलर के पत्थर से इस प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती थी। ठीक है, चलिए अगला कल्चरल इंपैक्ट देखते हैं कि कुषाण के टाइम पर क्या कल्चरल इंपैक्ट हुआ। देखो, कन्फ्लिक्ट तो हो रहे हैं, अलग अलग नए नए राज्य आ रहे हैं, तो उनके किसके साथ? दूसरे राजाओं के साथ लड़ाइयां हो रही हैं, लेकिन उसके बाद भी इस टाइम पीरियड पर कल्चरल एसिमिलेशन हुआ। जो राजा लोग बाहर से इंडिया में आते हैं वो भी इंडिया के कल्चर को क्या कर लेते हैं? कल्चर में आकर बस जाते हैं और अपने साथ जो कल्चर लेके आते हैं उन सबका फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, यहां पर डोमिनेटिंग रिलीजन कौन से थे? हिंदुज्म और बुद्धिज्म थीम हुआ करती थी। ठीक है, इसी टाइम पीरियड पर महाभारत और रामायण का कंपोजिशन होता है और व्यू अ शेयर्ड इवोल्यूशन कल्चर टेपेस्ट्री अक्रॉस ऑल रिलीजन या फिर ऑल किंगडम्स। हर एक किंगडम में हमें क्या देखने को मिलता है? एक कल्चरल एसिमिलेशन देखने को मिलता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा चैप्टर 6 का वन शॉट रिवीजन। अगर आप हमारे और भी लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा एप्लीकेशन और वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको ये सभी कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। अगर इन कोर्सेज से रिलेटेड ई नोट्स और ई बुक्स को आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ गुड डे।